प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के विषय में वार्तालाप करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम में निर्दिष्ट हुआ है। तक्षशिला नामक नगरी का सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में हुआ है। यह नगरी सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित थी। अनेक प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र महाराज भरत ने तक्षशिला की स्थापना की और इसका शासन तक्ष नामक व्यक्ति को सौंपा। इसी तक्ष के नाम पर यह तक्षशिला कहलाई। महाभारत के पश्चात महाराज जन्मेजय ने तक्षशिला में नाग यज्ञ किया था, इसलिए तक्षशिला का संबंध तक्षक नाग से भी जोड़ा जाता है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला ज्ञान और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था। जातकों के अनुसार देश विदेश से बड़ी संख्या में छात्र तक्षशिला आकर आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते थे। त्रिपिटक की टीका कथाओं और अट्ठ कथाओं और तिलमुष्टि जातक के अनुसार तक्षशिला के विद्यालयों का अनुशासन अत्यंत कठोर था। राजाओं के लड़के भी यदि बार बार दोष करते तो पीटे जा सकते थे। इस तक्षशिला में एक ऐसा विद्यापीठ भी था, इसमें एक आचार्य के पास 101 राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस आचार्य के गुरुकुल को राजकुमारों का गुरुकुल कहा जा सकता है। धून साख जातक में लिखा है, भारत भर से ब्राह्मण क्षत्रियों वर्णों के लड़के तक्षशिला में पढ़ने जाया करते थे। ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय भी विद्या अध्ययन करते थे, वेद भी पढ़ते थे। क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण भी धनुर्विद्या सीखता था। चित्तसंभूत जातक में लिखा है कि चांडाल लोग वेश बदलकर छिपकर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। मेधावी छात्रों को राजकीय सहायता पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेजा जाता था। गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी तक्षशिला के विद्यार्थी थे, जिनमें कौशलराज प्रसेनजित, मल्लराज बंधुल, ऋक्षविंदेश महाली तथा प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक प्रमुख थे। संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता पाणिनि गांधार स्थित शालातुर के निवासी थे। मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। उसके गुरु आचार्य चाणक्य तक्षशिला के स्नातक थे। काशी का राजकुमार ब्रह्मदत्त, मगध राज का लड़का अरिंदम, इंद्रप्रस्थ का राजकुमार सुतसोम, मिथिला का राजकुमार विदेह, इंद्रप्रस्थ का राजकुमार धनंजय, मिथिला के राजकुमार सुरुचि तथा कंपिलक देश के राजकुमार ने भी तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की। तक्षशिला में कम से कम 3 वेद और 18 विद्याएं पढ़ाई जाती थीं। इनके अलावा पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्ती विद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि का भी प्रमुख स्थान था। तक्षशिला में विद्यार्थीगण अपने आचार्य के निरीक्षण में रहते थे। आचार्यों के साथ बार बार विश्व प्रसिद्ध विशेषण लगन इस बात का द्योतक है कि तक्षशिला नगरी विश्वविख्यात थी। तक्षशिला के अंतर्गत राज्य की ओर से वेतन देने के भी कौटिल्य ने उल्लेख किए हैं। इन्हें पूजा वेतन कहा जाता था। तक्षशिला के अंतर्गत शुल्क लिया जाता था। जो छात्र शुल्क देने में समर्थ होते थे वे शुल्क देकर बिना श्रम किए पढ़ते थे। जो छात्र शुल्क देने में असमर्थ थे वो दिन को श्रम करते थे और रात को पढ़ाई करते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो शुल्क भी नहीं देना चाहते थे, श्रम भी नहीं करना चाहते थे। वे अपना अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत विद्या ऋण के रूप में उपार्जन करके अपने विद्या ऋण को चुकाया करते थे। 4वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी तक तक्षशिला को यवन, बैक्ट्रियन, शक, पहलव, कुषाण और हुणों के आक्रमण हुए, जिनके कारण तक्षशिला के गुरुकुलों को भारी क्षति पहुंची। तक्षशिला के अंतर्गत बहुत बड़ा पुस्तकालय था, जिसको धर्म यज्ञ कहा गया था और जिसके 3 विभाग थे, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। तक्षशिला के समानांतर प्राचीन काल से कश्मीर धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्रारंभ में यह शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, किंतु कालांतर में बौद्ध धर्म और शिक्षा का भी प्रधान केंद्र बन गया। 1ली सदी ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने 4थी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में ही किया था। कश्मीर के अतिरिक्त कन्नौज नगर की स्थापना उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के बाईं ओर हुई। इसका पुराना नाम कान्यकुब्ज है। यह ब्राह्मणों का बड़ा केंद्र था। इस नगर का प्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है। विश्व प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने भी कन्नौज का उल्लेख किया है।
कन्नौज गुप्त साम्राज्य के प्रमुख नगरों में से एक था। गुप्त काल में कन्नौज हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पूर्ववर्ती गुप्त काल में कन्नौज में अनेक बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईस्वी में श्वेत हुणों के आक्रमण से इस नगर को बहुत क्षति पहुंची। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री वैनसांग ने कन्नौज का उल्लेख किया है। हर्ष चरित्र के रचयिता बाणभट्ट ने कन्नौज के आचार्य कुल में शिक्षा प्राप्त की थी। हर्ष के समकालीन राजशेखर ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। उसने भी कन्नौज में शिक्षा प्राप्त की थी। 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा नगर उसकी शिक्षण संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। कांचीपुरम, कांची अथवा कांचीपुरम दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है जो मेधावती नदी के किनारे पर स्थित है। इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। कांची भारत के इतिहास की ऐसी नगरी है जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म ने अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए सैकड़ों साल तक प्रतिस्पर्धा की। 7वीं शताब्दी ईसा में नयनार और आलवार संतों में उदय हो जाने पर पल्लव राजाओं ने हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया। सर्वप्रथम राजा महेंद्र वर्मन नयनार संतों के प्रभाव से जैन धर्म त्याग कर हिंदू बन गया। 7वीं-8वीं शताब्दी कवि दंडन ने कांची के राजाश्रम के अनेक ग्रंथों की रचना की। हिंदू धर्म में कांची को भारत की 7 बड़ी धार्मिक नगरियों में सम्मिलित किया जाता है। पूर्व मध्यकालीन चोल और पांड्य वंश के शासनकाल में कांची दक्षिण भारत का विख्यात शिक्षा केंद्र बनी रही, जहाँ अनेक आचार्य वैदिक साहित्य का अध्ययन अध्यापन करते थे। प्राचीन भारत में जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के अंतर्गत अनिलपाटन या अनिलवाड़ा और जालोर प्रमुख थे। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय ब्राह्मण शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और बौद्धों ने भी यहाँ बाद में अपना शिक्षा का आधिपत्य जमाया। कहा जाता है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की यह जन्मभूमि थी। कुछ बौद्ध लेखकों के अनुसार 500 शिष्यों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा को क्रय करके महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त को दिया जाता है। तथागत ने यहाँ के आम्रवन में अनेक दिन व्यतीत करके अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ईसा 400 से 412 तक चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान भारत में रहा और पाटलिपुत्र राजगृह भी गया। उसने क्षेत्र के बौद्ध विहारों का वर्णन किया है, किंतु उसने नालंदा का वर्णन नहीं किया। अतः स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक नालंदा में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। नालंदा के विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के काल में हुई थी और 5वीं शताब्दी के मध्य में बौद्ध विद्वान दिग्नाग ने नालंदा के विख्यात ब्राह्मण पंडित सुदुर्गम को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तभी कुमार गुप्त ने नालंदा में बौद्ध महाविहार का निर्माण कराया और उसे विपुल धन प्रदान किया। इसके बाद बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी महाविहार को संरक्षण प्रदान किया। इस विश्वविद्यालय के उल्लेख चीनी यात्रियों इत्सिंग और वैनसांग के वर्णनों में मिलते हैं। दोनों यात्रियों ने नालंदा के बौद्ध विहार एवं विश्वविद्यालय को अपनी आंखों से देखा था। यह चीनी यात्री वैनसांग लिखता है कि नालंदा में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया, जिनमें से कुछ तो काफ़ी बड़े और भव्य थे, जिनके गगनचुंबी शिखर अत्यंत आकर्षक थे। यहाँ का सबसे बड़ा विहार 203 फुट लंबा और 164 फुट चौड़ा था। इसके कक्ष में 9.5 फुट से 12 फुट लंबे कमरे बनाए गए हैं। यशोवर्मा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि नालंदा के विहारों के शिखर श्रेणियाँ गगन स्थल मेघों का चुंबन करती थीं। विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्ष और 300 छोटे बड़े कक्ष थे। विद्यार्थी छात्रावासों में रहते थे। प्रत्येक कोने पर एक कुएं का निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 200 गांव दान में प्राप्त थे। गांवों की आय से भिक्षुओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों का पोषण होता था। ग्रामवासी प्रतिदिन कई मन चावल और दूध भी भेजा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम थे। प्रवेशार्थी विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता था। यह परीक्षा द्वार पंडित द्वारा ली जाती थी। महाविद्यालय के प्रवेश द्वार को लांघने के लिए द्वार पंडित की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। प्रवेश द्वार पर प्रायः 8-10 विद्यार्थी ही 100 में से सफल हो पाते थे। द्वार पंडित को पराजित कर जो विद्यार्थी नालंदा के महाविहार में प्रविष्ट होते थे, उन्हें वहाँ बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वैनसांग के अनुसार महाविहार में प्रविष्ट होने पर भी बहुत से विद्यार्थी वहाँ परास्त हो जाते थे। जो विद्यार्थी वहाँ परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर बाहर आते थे, उनके ज्ञान और पांडित्य का सर्वत्र आदर होता था। विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय के कई विद्वान नियत थे।
7वीं शताब्दी में इस सिंह ने नालंदा में प्रवेश करके बौद्ध धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त किया। उसका अधिकांश समय नालंदा में ही व्यतीत हुआ। इस सिंह के समय विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी, किंतु वैनसांग के समय 10,000 संख्या थी। महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए व्याकरण, हेतु विद्या यानी न्याय, अभिधर्म कोश का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक था। यहाँ शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य शास्त्र, तंत्र, वेद आदि के अध्ययन की भी व्यवस्था थी। नालंदा महाविहार के शिक्षकों की संख्या 1510 थी, जिनमें से 1010 सूत्र निकायों में दक्ष थे, शेष 500 अन्य विषयों में। वैनसांग के समय इस विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति शीलभद्र था, जो अनेक विषयों में पारंगत था। शीलभद्र के पहले धर्मपाल कुलपति था। नालंदा महाविहार में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए धर्मयज्ञ नामक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक नामक 3 विशाल भवन थे। रत्नोदधि भवन 9 मंजिल ऊंचा था, जिसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह था। अन्य दोनों इमारतें भी इसी प्रकार विस्तीर्ण थी। एक अध्यापक 9 या 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। विश्वविद्यालय में 7 व्याख्यान भवन थे। सभी विषयों के मिलाकर नित्य लगभग 100 व्याख्यानों की आयोजना की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्यापन किया जाता था। नागार्जुन, वसुबंध, असंग, धर्मकीर्ति आदि महायानी विद्वानों ने नालंदा से शिक्षा प्राप्त की थी। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, आर्यदेव, दिंगनाग, ज्ञानचंद्र आदि प्रतिभावान शिक्षकों की ख्याति पूरे देश में थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति अत्यधिक बढ़ जाने के कारण देश देशांतर के विद्यार्थी बड़ी संख्या में नालंदा पहुंचते थे। संभवतः विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 8वीं शताब्दी ईस्वी में बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने बिहार के वर्तमान भागलपुर से 40 किलोमीटर दूर विक्रमशिला विहार की स्थापना की। इसे 100 गांव दान में दिए। यहाँ महाविहार बनवाकर 108 बौद्ध आचार्यों की नियुक्ति की और यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन, न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण, वैदिक साहित्य, तंत्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय बौद्धों के वज्रयान के अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था। इस युग में तंत्र विद्या का बहुत प्रचार था। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, शाक्त मत और पौराणिक धर्म सहित इस युग के सभी धर्मों को तंत्र साधना का अत्यधिक महत्व दिया जाता था। यह विश्वविद्यालय तंत्र शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तिब्बत से आने वाले लोगों के लिए अलग से अतिथिशाला थी। इनमें प्रसिद्ध विद्वान दीपंकर श्री ज्ञान भी थे, जो उपाध्याय अतीश के नाम से विख्यात थे, जिन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की। यहाँ भी द्वार पंडित की व्यवस्था थी, जिनकी संख्या 6 थी। अनुमान है कि विक्रमशिला में 6 विश्वविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय का द्वार पंडित पृथक पृथक था। तिब्बती लेखक तारानाथ ने लिखा है कि विक्रमशिला के दक्षिणी द्वार का द्वार पंडित प्रज्ञाकरमती, पूर्वी द्वार का रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का बागेश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार का नरोपंत, प्रथम केंद्रीय द्वार का रत्नव्रज और द्वितीय केंद्रीय द्वार का द्वार पंडित ज्ञानश्री मित्र था। विश्वविद्यालय के दैनिक प्रबंधन के लिए अनेक अधिकारी कर्मचारी नियुक्त थे। विश्वविद्यालय का व्यय धनाढ़ दानदाताओं के दान से चलता था। बिहार में स्थित समस्त 6 महाविद्यालयों में 108 शिक्षक थे। इस प्रकार शिक्षकों की संख्या कुल संख्या 648 थी। विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के मुख्य सभा भवन में 8000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। इससे अनुमान होता है यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या हजारों में थी। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी नगर वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है तथा विगत सैकड़ों वर्षों से अरब की तरफ से आने वाले जहाज़ों के लिए बंदरगाह के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। वल्लभी में बौद्ध विहार का सर्वप्रथम निर्माण राजकुमारी टड्डा ने कराया, जो संभवतः मैत्रों की राजकुमारी थी। दूसरा बौद्ध विहार राजा धरसेन अथवा श्री बप्पुपाद ने 580 ईस्वी में बनवाया। आचार्य स्थिरमती इस विहार के प्रमुख आचार्य थे। वैनसांग ने लिखा है कि वल्लभी में 100 विहार थे, जिनमें 6000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। कथा सरित सागर के अनुसार अंतर्वेदी के द्विज वसुदत्त का पुत्र जब 16 वर्ष का हो गया तो विद्या प्राप्ति के लिए वल्लभी ही गया। वल्लभी के शिक्षकों में स्थिरमती, गुणमती की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। विहार के संचालन, भिक्षुओं के भोजन, ग्रंथों के लेखन, प्रतिलिप्यांकन आदि कार्यों के देश के विभिन्न हिस्सों से धन प्राप्त होता था। ईसा सन 725 से 35 में सौराष्ट्र पर अरब सेनाओं के भयंकर आक्रमण हुए, किंतु वल्लभी नगर इन आक्रमणों से बच गया। अन्य बौद्ध शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत वैशाली, नासिक, उज्जैन, पाटलिपुत्र प्राचीन काल में ब्राह्मण शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जो बाद में बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए। कपिलवस्तु
में कश्यप बुद्ध संघाराम का उल्लेख प्राप्त होता है, जो फाहियान ने उल्लेख किया है, जहाँ बाद में वैनसांग ने 4 माह रहकर सर्वास्तिवाद का अध्ययन किया। इस प्रकार मुख्य शिक्षा केंद्रों की चर्चा की गई। धन्यवाद।